नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पात्रता पर सवाल, परीक्षा पर बवाल। मध्य प्रदेश में और देश के कुछ अन्य राज्यों में भी शिक्षकों की एक पात्रता परीक्षा लेने संदर्भित सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश चर्चा और कंट्रोवर्सी दोनों का कारण बना है। शिक्षक ही अपने आप में अब तो एक ऐसा विषय है कि चाहे राग दरबारी की तरफ आप चलिए, श्रीलाल शुक्ला जी की तरफ, या तमाम चीज़ों को देखें तो शिक्षा और शिक्षक दोनों हमेशा निशाने पर होते हैं। विलियम डैलिम्पल की जो किताब है द गोल्डन रोड, इसमें ये कहा गया है कि एक समय मध्य एशिया में और लगभग समूचे एशिया में भारत शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। नालंदा, तक्षशिला, सांदीपनी और दूर दूर से चीन से लेकर मध्य पूर्व एशिया से बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ आते रहे। वो गुरु और गुरु जी का दौर था। फिर शिक्षक हुए, शिक्षक के बाद मास्टर जी हुए, मास्टर जी के बाद संविदा कर्मी हुए, संविदा कर्मी के बाद बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई। और एक समय आज़ादी के पहले गांव के जो गुरुजी सबसे सम्मानित चरित्र होते थे, वो अब धीरे धीरे कई विवाद और तमाम चीज़ों में घिरते चले गए। लेकिन आज भी शिक्षक निशाने पर क्यों है? सबसे आसान टारगेट है क्या वो? यहाँ जनगणना में ड्यूटी लगा दीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग हो या केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो, कोई भी काम आए तो सीधे शिक्षक की तरफ चले जाइए और मजाक भी उड़ाते रहिए। अब तो ऐसा लगता है कि खुद शिक्षा विभाग अपने ही शिक्षकों के प्रति कोई गरिमा का या आदर का भाव नहीं रखता है। और ये भी लगता है कि उनकी सुनवाई क्यों नहीं है। मैंने भी, नाम नहीं लूँगा मैं, बरसों पहले एक बड़े व्यक्ति से जो शिक्षकों से सीधे जुड़े थे राजनीतिक तौर पर, उनके भविष्य के निर्णय लेने वाले, उन्होंने कहा ये पढ़ाते कहाँ हैं, क्या करें इनके लिए। मैं हक्का बक्का था कि वो व्यक्ति जिसके भीतर ये कैपेसिटी है कि वो शिक्षकों के बारे में बड़े फैसले करे, वो कह रहे पढ़ाते कहाँ हैं, जाते ही नहीं है गांव, बैठ के तनख्वाह लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे आरोप नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी तनख्वाह निकल जाती है, लेकिन वो नहीं जाते। वो पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं उनके, या वो जो भी कारण है कि वो अपनी कुल तनख्वाह जितनी है उसमें से 10,000 देकर, 15,000 देकर किसी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए रख लेते हैं। मजाल है गांव या पंचायत में से कहीं कोई आवाज़ उठे। कई बड़े सवाल हैं। लेकिन शिक्षक की पात्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो पात्रता तो सबकी होनी चाहिए। पत्रकारों की पात्रता परीक्षा होती है क्या? अखिल भारतीय सेवा पास करके आने वाले अधिकारियों की पात्रता की परीक्षा लेने के बारे में सोचा गया क्या? कर्मचारी जितने चयनित हैं सरकारी नौकरी में, उनकी भी पात्रता की परीक्षा की बात। शिक्षक पर क्यों संदेह है? पुलिस पर भी होना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं। जब पात्रता की बात है, अगर आपको लग रहा है कि ये पात्र नहीं है और बरसों से पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? कई सवाल है, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। परीक्षा कोई भी हो, कैसी भी हो, चिंता में तो डालती ही है। और दुनिया भर के छात्रों की परीक्षा लेने वाले प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक खुद की परीक्षा को लेकर इन दिनों चिंता में नजर आ रहे हैं। और इस चिंता की वजह है टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने हाल ही में आदेश जारी कर कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक का समय शेष है, उन्हें टीईटी पास करनी ही होगी। इसके लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई है। यानी कोई शिक्षक तय समय में परीक्षा पास नहीं करता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इसी आदेश से करीब 1.5 लाख शिक्षकों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस आदेश के खिलाफ तमाम शिक्षक संघ लामबंद हो गए हैं। आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई तक की बात की जा रही है। से जो भी भर्तियां हुई हैं 2000 से पूर्व में, उन सब पर ये टेट परीक्षा ना थोपी जाए और उनकी जो भी सेवा शर्तें जिस अधीन से शासन ने उनकी भर्ती की है वो उन्हीं पे आधार बनाते हुए हमारे संगठन भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं और हम लोग
मध्य प्रदेश सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्य स्टेटों ने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के हित संरक्षण के लिए दायर की हैं, वैसे ही रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से दायर करे। डीपीआई का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देते हुए टीईटी को अनिवार्य किया गया है। वहीं शिक्षक संघों का तर्क है कि शिक्षक शासन के तय नियमों के अनुसार ही भर्ती हुए थे। 1995 से 2011 के बीच नियुक्त शिक्षक उस समय की पात्रता परीक्षा और मेरिट प्रक्रिया से आए हैं। अब 27 साल बाद टीईटी अनिवार्य करना अनुचित है। इधर इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सभी को अपनी बात रखने का हक है। हो सकता है कि कोई संवाद की कमी हो या जो जिस तरह से वो टीईटी को ले रहे हैं वो उस तरीके से ना हो, तो अपनी क्षमताओं को बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सीखना, ये शिक्षक ही हमें बताते हैं। तो कहीं पर भी अगर कमी होगी तो समन्वय के माध्यम से सारी चीज़ों का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। जो शिक्षक हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और उनके साथ पूरे पारिवारिक वातावरण में ही इसका हल निकाला जाएगा। जिस व्यक्ति ने 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में परीक्षा दे के अपना को शिक्षक बना लिया, अब उसे परीक्षा देनी पड़ेगी वापस से। अब वो परीक्षा अगर फेल हो गया, उस परीक्षा में आपने फेल कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा? निश्चित रूप से उनके हितों के ऊपर कुठाराघात है। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है कि ये वापस लेना पड़ेगा कानून, अन्यथा देश की स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। जाहिर है 1.5 लाख शिक्षकों की पात्रता पर सवाल है और परीक्षा को लेकर बवाल है। कुछ राज्यों में टीईटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाकर राहत देने की कोशिश की गई है। अब मध्य प्रदेश में भी यही मांग की जा रही है। आने वाले दिनों में ये मसला दिलचस्प मोड़ ले सकता है। आपने देखा क्या है पूरा मसला। अब हमारे सवाल देख लीजिए। टीईटी अनिवार्यता के आदेश पर आखिर शिक्षकों को आपत्ति क्यों है? भर्ती के 27 साल बाद पात्रता की परीक्षा लेना आखिर कितना जायज़ है? इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, क्या उसे ठीक से समझा गया है या फिर उसमें कुछ ऐसे पेचेस हैं जिनको लेकर अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है? क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई बार ना भी हो, तो कुछ अवसरों पर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से ड्रॉ नहीं किया गया और एक कंक्लूजन पर पहुंचकर वो बात कह दी गई। तो क्या ऐसा तो भी नहीं है? आज हम इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर दामोदर जैन, जो एक बहुत ही इमिनेंट शिक्षक तो रहे ही हैं और वो जुड़े हैं आत्मनिर्भर शिक्षक संदर्भ समूह के संस्थापक हैं। वो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एक रोब आबदार संगठन है जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा की बात है और एनसीईआरटी के से भी वो बतौर सदस्य जुड़े रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत करता हूं आपका। ध्रुव सिंह राजपूत हैं, एडवोकेट हैं, हमारे साथ हैं और एक संगठन से भी जुड़े हैं जो युवाओं के विकास और उनके हितों के संरक्षण के लिए निरंतर काम करता है। ध्रुव हमें कानूनी पक्ष के बारे में बताएंगे और जगदीश यादव जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर दामोदर जैन, आपसे ही मैं समझूंगा कि ये जो फैसला है, क्या इस फैसले में कुछ अगर मगर भी है? और हम ये भी सुन रहे हैं कि 2 अप्रैल को एक याचिका है या ये इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुन सकते हैं, कुछ इस तरह की बात है। ध्रुव से भी मैं समझूंगा उस बात को, लेकिन पहले आपकी एक क्विक रिएक्शन चाहूँगा कि इस फैसले पर आपकी क्या टिप्पणी है और किस तरह से आप इसे देखते और समझते हैं। बिल्कुल, मैंने इस पूरे निर्णय को ध्यान से पढ़ा है। बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप जो बात उठा रहे हो, क्या आपने निर्णय को देखा है, कानून को पढ़ा है? तो उत्तर ना में आया। तुमने कहा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, कानून का पूरा अध्ययन करना। जब ऑर्डर देखा तो 110 पेज का ऑर्डर हुआ। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद पहला ऑर्डर होगा जो इतना
बड़ा ऑर्डर होगा। उसमें ऐसी शब्दावली है जिसको समझ पाना कम से कम हम शिक्षकों के बस की बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उसका किसी से हिंदी पूछा, अंग्रेजी पढ़ा, उसका जो गूगल सर्च हुआ उससे पूछा, हमें जो लगा कि ये पूरी की पूरी जो 27 याचिकाएं हैं ये अल्पसंख्यक समूह की ओर से हैं। उनका डिस्पोज ऑफ हुआ है सदर में। इसकी पूरी व्याख्या भी उन्हीं के साथ हुई है, विश्लेषण भी हुआ है और निष्कर्ष भी उसी के लिए निकाले गए हैं। अल्पसंख्यक संख्याएँ कहती हैं कि भारतीय संविधान में धारा 30(1) है जो उनको भाषाई और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है। तो वो वहीं खड़े थे। अभी 15 साल हो गए कानून लागू हुए, वो अपने को आरटी के दायरे में नहीं मान रहे थे, इसलिए विवाद बना। उसका डिस्पोज ऑफ करते हुए माननीय विद्वान न्यायाधीश जो रहे हैं उन्होंने पूरा विश्लेषण किया, पर अंत में आते आते वो भटक गए। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि वो स्पष्टता नहीं है उसमें। जो बिंदु क्रमांक 217 और 18 है वो ऐसे लग रहा है जैसे सारे सेवारत शिक्षकों के लिए ये निर्देश हुए हों। मेरा अपना पक्ष है कि जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है ये उन पर ही लागू होना चाहिए। अगर सारे सिस्टम पे लागू करना था तो सिस्टम को सुनना चाहिए था पहले। ना तो एनसीईआरटी को सुना गया, ना एनसीटी को सुना गया, ना राज्य सरकार को सुना गया। जिनको सुना ही नहीं गया वो अपना पक्ष ही नहीं रख पाए, तो इस निर्णय को कैसे लागू कर रहे हैं? 15 साल तक अगर ऐसा कोई निर्णय आया भी था कि कोई टीईटी होनी है, तो क्या देश भर का कोई ऐसा विद्वान हमारा अधिकारी नहीं रहा जिसने टीईटी को लागू किया हो? हमने लागू किया, सरकार ने 2010 से जब से कानून आया उसके बाद की जो नियुक्तियाँ हुई वो टीईटी आधारित हुई। अब ये नया अध्याय खुल गया कि आप पीछे के लोगों को भी लो। तो इसमें आपने जो बात कही कि 2010 के बाद आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत टीईटी, तो टीईटी के तहत कौन सी परीक्षा हुई 2010 के बाद? 2010 के बाद 2013 में भर्ती हुई, 2018 में भर्ती हुई। दोनों बार शिक्षकों की पात्रता परीक्षा हुई है। जी, ये पात्रता परीक्षा कौन लेता है? ये पात्रता परीक्षा जो चयन परीक्षा लेते हैं उन्हीं लोगों ने ली है। इसके पहले भी हुई है, 2005 में हुई है, 2008 में। ये राज्य सरकार की एजेंसी? हाँ, राज्य सरकार के जो चयन पात्रता परीक्षा वही ले रहे हैं जो चयन परीक्षा लेने वाली एजेंसी है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार और न्यायालय इन दोनों के बीच के विवाद में हमारे शिक्षक पिस गए हैं। अब हम अपने आप तो नहीं जा सकते थे कि हमारी टीईटी ले लो आप। ये मसला जो कुल था, मैं समझता हूँ ध्रुव से भी इसको, ध्रुव, ये मसला था महाराष्ट्र की एक रिलीजियस संस्था की तरफ से, और ये गया सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार वर्सेस वो जो एक अल्पसंख्यक संस्था, अल्पसंख्यकों की एक संस्था थी। जैसा डॉक्टर जैन कह रहे हैं कि ये मसला ही दूसरा है, हमने इसको, ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप क्या लगता है आपको, आपने जितना स्टडी किया इस मामले को, क्या कहेंगे एक कानूनी विशेषज्ञ के नाते? सर देखिए, सबसे पहले तो जो आपने वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात की, वो एक सिविल अपील जो महाराष्ट्र में बेस्ड है, अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट के नाम से जी, उसने और उसके साथ कई अन्य संस्थाओं ने मिलकर के एक सिविल अपील, कई सिविल अपील्स ऐसी दायर की। उसमें उनका ये मानना था कि जो टीईटी का प्रावधान एनसीटी द्वारा दिया गया है 2010 में और 11 में, वो उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है। इन्फ्रिंज इस तरह से कर रहा है क्योंकि उनको संविधान ने ये दे करके रखा है फ्रीडम कि वो अपने एजुकेशनल राइट्स अपने हित के अकॉर्डिंग ठीक बात कर सकते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्णय, यहाँ पे बात चल रही है जिस 1 सितंबर 2025 के निर्णय की बात चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बोला कि कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, पर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पारित हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारत के प्रत्येक बच्चे को एक जैसी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब वो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी का हो चाहे मेजॉरिटी का हो, ठीक है। तो वो तो उनका की जो मांग थी वो सिरे से खारिज हो चुकी है। अब जो लड़ाई अभी शिक्षक संस्थान और समूह लड़ रहे हैं उसका ऐसा है कि जब ओरिजिनल आरटीई एक्ट 2009 का बना था वो 2010 से प्रभावी था। उसके सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में एक प्रोविजो ऐसा दिया हुआ था कि प्रोवाइडेड दैट अ टीचर हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 1 अप्रैल
2010 does not possess minimum qualification shall acquire such minimum qualification within a period of 5 years. 5 years. अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कहते हैं, वो सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 बताता है। उसका ये कहना है कि NCTE द्वारा जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला जाए उसे मिनिमम, जो भी क्वालिफिकेशन बोला जाए उसे मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में आप मानेंगे। और NCTE ने बोला कि एक TET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो शिक्षक हैं उनको देना पड़ेगा। अब अभी जो संस्थाएं हैं उनका ये मत है कि जो 2010 में पारित हुआ है वो 2010 के बाद जो भर्तियां होंगी उन पर लागू होना चाहिए था। बट ये जो RTE एक्ट है उसमें ये कहता है कि 2010 से पहले और 2001 के बाद जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उनको 5 साल का समय ये एक्ट दे रहा है। 5 साल के अंदर अंदर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्हें गेन करनी है, क्योंकि वो भी भविष्य में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है बच्चों के भविष्य को देखते हुए। जी जी, तो काफ़ी आपने क्लैरिटी दी है हमको, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बिटवीन द लाइंस हैं, यानी जिन्हें समझने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार अगर इंटरवीनर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहे कि हम इस तरह की पात्रता परीक्षा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपने चाही है, उस तरह की पात्रता परीक्षा लेने के उपरांत ही हमने शिक्षकों की नियुक्ति अपने प्रदेश में की, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की बात है, तो क्या उससे सुप्रीम कोर्ट राहत देगी? एक प्ली तो ये खड़ी होती है कि भाई हम तो ऑलरेडी व्यापम से संचालित, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, कि हम परीक्षा ले रहे हैं और उसके उपरांत हम इनको दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और जो बात आपने कही कि 2001 के बाद, तो फिर 2001 के पहले वालों का क्या होगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। आपने 5 साल जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु बची है उनको तो एग्जम्प्ट किया है आपने, लेकिन उसके पहले के जो हैं 2001 के बाद के, उनका क्या होगा? तो क्लैरिटी ज़रूरी है। ध्रुव जी, मैं आऊँगा दूसरी तरफ। जगदीश जी, आप कैसे देखते हैं? आपने भी इसका कानूनी तौर पर अध्ययन किया होगा, एक महत्वपूर्ण शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, आपकी राय इसमें क्या है? और क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं एक अपीलेंट के तौर पर? जी जी, ये एक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो एक आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है, एक ऐसा आदेश है जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है। मेरा आग्रह मध्य प्रदेश की सरकार से इसी बात को लेकर रहा है कि सरकार अपना पक्ष वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रखे कि जो जो भर्तियां मध्य प्रदेश में हुई है उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां और उस समय के जो भर्ती नियम थे उन्हीं नियमों के तहत भर्ती की गई थी। हम सब सारे जो उस समय शिक्षक बने थे वो वेल क्वालिफाइड थे, योग्य थे, और अपनी योग्यताओं के आधार पर ही मध्य प्रदेश में विगत 2.5 से 3 दशकों में जितने भी डॉक्टर निकले हैं, इंजीनियर निकले हैं, मध्य प्रदेश के कई IAS और IPS बने हैं, वो सरकारी विद्यालयों के बेटे बेटियां बने हैं। तो क्या शिक्षक योग्य नहीं था? ये मध्य प्रदेश की सरकार को वहां पर सिद्ध करना चाहिए। यही सरकार से, इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी से हमने आग्रह किया है, और उन्होंने भी कहा कि सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन आप भी अपना पक्ष रखें, क्योंकि आप अपना पक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं। इसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमारा संगठन सुप्रीम कोर्ट में गया है, और हमने हमारा पक्ष रखा है कि एक ही रात से पूरे देश को नाप देना या उसी से हाँकना कहीं भी न्यायोचित नहीं है। इस देश में जम्मू कश्मीर की स्थितियां अलग है, केरला की स्थिति अलग है, मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश में कई प्रकार की भर्तियां हुई है। 98 में भर्ती का प्रकार अलग था, 2001 में अलग था, 3 में अलग था, 6 में अलग था, 8 में अलग था, 13 में अलग था। हर प्रकार की भर्तियां हुई, लेकिन जो भी लोग लगे हैं उस समय की जो राज्य सरकार के और विभाग के नियम थे उन्हीं नियमों के तहत हमारे लोगों ने नौकरी पाई है। इसलिए हमारे शिक्षक सारे योग्य हैं। परीक्षा देने से न तो कभी डर लगा और न कभी भय रहा है, केवल ये आत्मसम्मान का विषय है कि क्या इतने दिन तक पढ़ाने वाला शिक्षक क्या योग्य नहीं रहा होगा। सारे शिक्षकों ने योग्यता के आधार पर यह सिद्ध किया है कि इतने बेहतरीन यदि हमने विद्यार्थी निकालने का काम किया है तो वो योग्य शिक्षक के कारण ही संभव हो पाया है। जी जी, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को हम लड़ेंगे, यही हमारा आग्रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अपना पक्ष रखेंगे। राज्य सरकार से बात हुई है। डॉक्टर जैन, करीब 7-8 साल पहले
मैं कुछ शिक्षकों से बात कर रहा था तो कुछ महिला शिक्षकों ने अपनी पीड़ा कही। उन्होंने कहा हम सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं क्योंकि हमारी पदस्थापना एक दूर स्थान पर है और हम शाम 7 बजे अपने घर पहुंचते हैं। और जिस गांव में हम पढ़ाने के लिए जाते हैं वहाँ टॉयलेट की भी कोई ऐसी व्यवस्था स्कूल में ना होने पर हमें गांव के ही किसी घर में टॉयलेट जहां बना है पक्का वहां उपयोग करना पड़ता है और उसमें बड़ा संकोच लगता है। शिक्षकों को हमने क्या फैसिलिटी दी है? उनके लिए वातानुकूलित बसें नहीं हैं कि वो गांव के दूर दराज एरिया तक चले जाएं, सड़कों की चुनौतियां हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं। और दूसरा ये है कि तहसीलदार से लेके, माफ़ कीजिएगा, कलेक्टर साहब तो बहुत बड़ी बात हो गई, नायब तहसीलदार या पंचायत प्रतिनिधि भी जरा सी बात पे धमका देता, मार साहब आ नहीं रहे हो, हम अभी सूचित कर दे हैं, तनख्वाह रुक जाए तुम्हारी। मतलब शिक्षक इतना बेचारा चरित्र क्या वाकई हो गया है आज के दौर में? ये जो आदेश अभी जारी हुआ है, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो विभाग को नहीं पता कि हमने टीईटी नहीं करी 2010 के पहले, तो ये आदेश जारी होने क्यों चाहिए था? वो शिक्षकों के लिए ये जो कानून की किताब है इसमें धारा 29 भी है जिसमें सारे क्लॉज हैं कि एक विद्यालय को सुसज्जित करना था। 15 साल में आप सुसज्जित नहीं कर पाए। शिक्षक का तो कान मरोड़ने लगे कि आप अयोग्य हो, आपने ही परीक्षा ली, आपने ही चयन प्रक्रिया तय करी, अब हम अपने आप तो नहीं नियुक्त हो जाते। तो जो नियम आपने बनाए हम उन नियमों के तहत आए। अब ये जो अभी आदेश हो रहा है, मैं बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो एप्लीकेंट हैं उनकी परिस्थिति को देखा जाए। वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो ना तो चयन प्रक्रिया से आए, क्योंकि उनको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, उनको भाषाई स्वतंत्रता चाहिए, तो उनको कुरान पढ़ाने वाले लोग चाहिए, उनको बाइबल पढ़ाने वाले लोग चाहिए, उनको डीएड बीएड में ये कोर्स होता ही नहीं है। इसलिए कोर्ट ने उनके लिए ये डायरेक्शन दिया है, मैं उसको वहीं तक सीमित मानता हूँ। ये इसका गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है क्योंकि उन्होंने बिंदु 218-19 में ये स्पष्ट नहीं किया कि किन पे लागू होगा। उन्होंने सेवारत सब उठा लिया। सेवारत कहाँ? अल्पसंख्यक संस्थानों में। तो उनके जो पहले से नियुक्त लोग हैं उनको भी टीईटी करनी होगी और आगे अगर वो नियुक्त करते हैं तो उनको भी टीईटी आना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में तो टीईटी पहले भी थी जब जो ऐसी मानी और बाद में भी है, तो हमें क्यों फंसा रहे हैं इसमें? ये हमारा मनोबल तोड़ने वाला एक बड़ा कदम है जिसको सीजीआई साहब को सुनकर सीधे 2 तारीख को इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए कि सरकारी सिस्टम के लिए नहीं है। और अगर वो नहीं करते तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करेंगे वो कैबिनेट डिसीजन करें और इसको डिस्पोज ऑफ करें। शिक्षकों की दूसरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो परीक्षा पात्रता करके आए हैं और जिनके नतीजे हैं, हाँ आप ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय और ऐसे ज़िले चुन सकते हैं जहाँ बहुत पुअर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट्स है। वहाँ आप अगर देखते हैं बहुत पुअर है, स्थितियाँ खराब हैं, तो वहाँ आप शिक्षकों से सवाल जवाब कर सकते हैं कि भैया क्या कारण है, आपकी पात्रता उचित है कि नहीं है, या बच्चे लगातार गणित में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में या किसी भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तब आपके पास ये अधिकार बहुत ताकत से है कि आप पूछिए कि फेलियर क्यों हो रहा है ये ज़िला, बीते 5 साल से इसका 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का रिजल्ट इतना ख़राब क्यों है। ध्रुव जी, अभी 25 तारीख को रिजल्ट आया है 5वीं 8वीं का, लगभग 100%। तो रिजल्ट में भी हम ठीक हैं। नहीं, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। परीक्षा लेना चाह रहे हैं जी। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से निकला विद्यार्थी हूँ और मुझे अपने स्कूल पर गर्व है। टीटी नगर मॉडल स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई और मुझे जिस तरह का वातावरण वहाँ मिला, मुझे गर्व है उस पर कि मैं बहुत ही एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ मूल्य, मर्यादा, पढ़ाई का स्तर सब कुछ। ध्रुव जी, आपने जितना स्टडी किया, क्या लगता है आपको कि ये चैलेंजेबल हो सकता है या आगे जाकर इसमें कुछ बिंदु हैं, जैसा डॉक्टर जैन भी कह रहे हैं, जगदीश जी भी कह रहे हैं कि कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम चैलेंज कर सकते हैं? सर, अब जो ये सिविल अपील्स लगती हैं सर, उसमें एक लिमिटेड बाउंडेशन माननीय न्यायालय की होती है। अब चूंकि सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 मतलब कि कानून ने जो कह करके रखा है कोर्ट उसे देखती है। मैं आपको लीगली तौर पे बता रहा हूँ बिना भावनाओं के। अब बिल्कुल ठीक बात है जी। तो अब मेरा इसमें ये कहना है सर, हाँ, कुछ ग्राउंड्स ज़रूर हैं, जैसा कि दामोदर सर ने ये बात कही कि जो पहले भर्तियां हो रही थी उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन सरकार द्वारा गठित थे। व्यापम के दौरान भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, वक्त कम है, जगदीश जी का भी रिएक्शन। हमारे यहाँ भर्तियाँ हुई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे सकती है कि जो पहले से ही क्वालिफाइड शिक्षक हैं, बिल्कुल, हाँ, उनको ये राहत मिले?
अब दूसरा पहलू उसमें यह है सर कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो अगर हम स्टेट के माध्यमों से बांट दें तो क्या वो अलग अलग स्टेट के बच्चों के साथ अलग अलग तरह से, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं हो जाएगा। बात है। पहले तो ध्रुव जी इसमें यही स्पष्ट होना ज़रूरी है कि ये जो रिलीजियस संस्थाएं हैं उनके लिए एप्लीकेबल करते हुए क्या पूरे देश के शिक्षकों के लिए अनिवार्य ये व्यवस्था की गई है? सर इसमें आप एक जो ये जजमेंट आया है इसमें एक हेडिंग जे करके है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ समझ में आएगा कि सभी के लिए है, सभी के लिए वो क्लॉज जो हेडिंग बनाई हुई है कि जो 2009 से पहले की भर्तियां हैं उनके लिए कोर्ट क्या कहना चाह रही है। उसमें भी सर कोर्ट का ये कहना नहीं है जिनके 5 साल की अवधि बची हुई है उनको बाध्यता नहीं है, अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो ही सिर्फ उनको, उनके लिए, ठीक और बात है। अगर वो उसमें भी फेल हो गए तो सर ये स्टेट का से होगा, बिल्कुल उनको ज़रूरी नहीं है कि नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग करनी चाहिए कि जो प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी का वो रखा है क्राइटेरिया, अगर शिक्षकों द्वारा वो क्वालिफाई नहीं किया गया तो इस तरह से उनको। जगदीश जी बहुत बहुत कम वक्त है मेरे पास, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपका, आपने ध्रुव जी की बात भी सुनी जी। जी जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। जी मेरा आग्रह ये था, मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह था, जो ये डिसीजन है वो डिसीजन उन्होंने शिक्षा के अधिकार के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर शिक्षकों पर थोप दिया है। लेकिन जब उसको यदि देखा जाएगा, आरटी को पढ़ा जाए, डॉक्टर दामोदर जी जैन साहब विद्वान है, शिक्षा को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है इस चीज को बहुत अच्छे से और उन्होंने अपनी बात को रखा भी है। यदि शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो केवल शिक्षक को ही जिम्मेदार मान लेना कहां तक उचित है। इतने वर्षों में जब 2009 में आरटी लागू हुआ, 2010 में मध्य प्रदेश में आया, उसके बाद में कहां पर संसाधन, कहां पर सरकार ने जुटाए, कौन सी व्यवस्थाएं की गई, केवल शिक्षक को ही जिम्मेदार मान लेना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। सरकार को चाहिए कि इसको लेकर सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में जाए। हम तो हमारी ओर से लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पहले भी हम लड़े हैं, आगे भी लड़ने में कभी हमारा संगठन या मध्य प्रदेश का शिक्षक कभी कमजोर न रहा है, न कभी कमजोर रहेगा। लेकिन ये किसी भी प्रकार से शिक्षकों के लिए ठीक निर्णय नहीं है, ये शिक्षकों के आत्मसम्मान को ये ठेस पहुंचाने वाला विषय है। इसलिए ये टेट की परीक्षा किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए और पदोन्नति वाला विषय है, और पदोन्नति के लिए कोई कभी होता है तो निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन एक ही तरीके से राज्य के शिक्षकों को तोल देना ठीक नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर बात यही है कि वो खिलाड़ी जो टेस्ट भी खेल चुका, वनडे भी खेल चुका, T20 भी, और वो IPL भी खेल चुका, और फिर उससे कहा जा रहा है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कह रहा है फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा भैया आपको, कितना खेले हो, कितने रन बनाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप तो फिर एक बार उतरिए और फिर शुरू से अपनी अपनी कहानी शुरू करिए। हाँ, इसमें ये मानवीय पक्ष है, लेकिन जैसा ध्रुव जी ने कहा कि न्यायालय भावना से नहीं संचालित होता है, वो तथ्यों से और जिस तरह के संवैधानिक प्रोविजंस हैं उनसे संचालित होता है। तो देखते हैं, 2 अप्रैल की बात हम सुन रहे हैं कि एक बार फिर ये हियरिंग के लिए लिस्टेड हो सकता है, अभी प्रामाणिक जानकारी नहीं। न्यायाधीशों का फैसला नहीं होना है 2 तारीख को। जी अच्छा, ठीक है जी जी। 2 तारीख को रजिस्ट्रार कोर्ट का फैसला है, उस माननीय दीपाशंकर दत्त और उनकी कोर्ट का फैसला नहीं है। रजिस्ट्रार का जो केस फाइल होता है तो रजिस्ट्रार में जाता है, तो रजिस्ट्रार में जो कोर्ट में जो उसमें कमी रहती है, फाइल में पिटीशन में जो कमी रहती है, उनको लेकर जो अंजुमन तालीम का जो केस लगा है उसको लेकर है, किसी भी प्रकार का इसका फैसला उस दिन नहीं होना है। चलिए, तो इंतजार करते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सारे तूफान शिक्षकों ने झेले हैं, इसको भी झेल लेंगे वो, लेकिन इतनी परीक्षा मत लीजिए किसी की भी, और ख़ासतौर से शिक्षक की भी, कि उसके सब्र का पैमाना छलक जाए, क्योंकि कभी चाणक्य के सब्र का पैमाना भी छलका था, और एक पूरा बहुत बड़ा एम्पायर जो था। तो ये भी एक चीज़ है कि शिक्षक जितना सहज, सरल और शालीन है, उतना ही उसका अगर रोष है, उसकी नाराज़गी है, वो भी परेशान कर सकती है। ध्यान रखिए शिक्षकों का। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत से जुड़ने के लिए। आगे देखिए, नमस्कार।